हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ह्यूमैनिटीज। साइंस के डर से नई इंटरेस्ट लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 7 ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमिक्स बुक and the chapter name is employment growth informalization and other issues. So let's start the chapter. इंट्रोडक्शन। इसमें लिखा है कि इंट्रोडक्शन इसका क्या है। पीपल्स लोग जो हैं बहुत प्रकार के काम करते हैं। जैसे कुछ लोग काम करते हैं फार्म्स में, फैक्ट्रीज में, बैंक्स में, शॉप्स में, और कुछ लोग अपने घर से काम करते हैं। एंड अब तो ऐसा हो गया है कि हम जो वर्क फैक्ट्रीज में करते थे अब अपने घर से कर लेते हैं। जैसे कि पहले क्या होता था, पहले आपको ऑफिस में जाना पड़ता था, फिर वहाँ से आपको काम करना पड़ता था। लेकिन आप एग्जांपल ले सकते हैं कोरोना टाइम का। उस टाइम पे लोगों ने अपने घर से काम किया था, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है। हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है, जिसकी वजह से हम जो काम फैक्ट्री से करते थे वो अब हम घर से भी कर सकते हैं। पहले कैसे काम किए जाते थे घर से, जैसे वीविंग हो गया, लेस मेकिंग हो गया, हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, यही वर्क सिर्फ घर से किए जा सकते थे। बट इन दिस टाइम वी कैन ऑल्सो परफॉर्म अदर एक्टिविटीज़ लाइक विच वी वर परफॉर्मिंग फ्रॉम फैक्ट्रीज। सो अर्लियर फैक्ट्रीज में कैसे काम होते थे, जैसे कि अर्लियर फैक्ट्रीज में ही काम होते थे, क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन अब टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई, जिसकी वजह से हम जो फैक्ट्री बेस्ड गुड्स हैं वो घर से ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि लोग काम क्यों करते हैं। लोग इसलिए काम करते हैं क्योंकि उनको अपनी लाइफ को सस्टेन करना है, अपनी अर्निंग आ लिविंग, मतलब कि अपने जीवन को चलाने के लिए काम करते हैं, अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, अपनी एस्पिरेशन, डिजायर, वांट्स, इन सबको फुलफ़िल करने के लिए लोग काम करते हैं। बट कुछ लोग जो होते हैं वो लोग काम नहीं करते हैं। उनको जैसे उनके पास पैसा इनहेरिटेंस के रूप में आता है, मतलब उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन्होंने उनको इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी दे दी है, जिसकी वजह से वो काम ही नहीं करते हैं। बट इसके वजह से क्या होगा, वो लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा, क्योंकि जो लोग काम करते हैं उनको एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग जनरेट होती है उनके अंदर। एंड वो लोग अपना कंपेरिजन भी कर सकते हैं अदर लोगों से, जो लोग एम्प्लॉयड हैं और जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं। मतलब कि अगर कोई पर्सन एम्प्लॉयड है वो कंपेरिजन भी कर सकता है अदर पर्सन जो एम्प्लॉयड है और जो एम्प्लॉयड नहीं है, कि उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, उसका जो उसकी जो मीनिंग कितनी है, उसकी वर्थ कितनी है, ये कंपेरिजन भी कर सकता है वो पर्सन जो एम्प्लॉयड है। बट जो पर्सन एम्प्लॉयड नहीं है वो क्या कंपेरिजन करेगा, क्योंकि वो एम्प्लॉयड ही नहीं है, वो काम ही नहीं कर रहा है। एंड अब हम देखते हैं कि जैसे अर्निंग लिविंग का मतलब है आप पैसा कमा रहे हो, पैसा कमाना इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, जिसकी वजह से आप अपनी नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, इसलिए आप एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। देन अब हम देखते हैं कि जैसे आप और वर्क करते हो तो क्या चीज़ें होती हैं। जैसे कि आपको एक एकम्प्लिशमेंट की फीलिंग आपके अंदर जनरेट होती है। जैसे एकम्प्लिशमेंट की फीलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कहा कि आपने कुछ चीज़ को अचीव कर लिया, मतलब आपका एक गोल था कि आपको 10th में टॉप करना है, तो आपने उस गोल को अचीव कर लिया, तो वही हो गया एकम्प्लिशमेंट, मतलब कि कुछ पाना। आपने जब आप वर्क करते हो, वर्क करने के साथ साथ आप किसकी डिज़ायर को फुलफ़िल करते हो, अपनी फैमिली की डिज़ायर को फुलफ़िल करते हो। जो आप लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ योर पेरेंट्स आर वर्किंग, then why they are working for fulfilling their desires, but instead of their desires they are also fulfilling your desires. Am I right now? बिकॉज ऐसा भी है कि वो लोग अपनी डिज़ायर तो फुलफ़िल कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ वो लोग आपकी डिज़ायर को भी फुलफ़िल कर रहे हैं। तो उनको क्या होगा, एक अकम्प्लिशमेंट की भावना उत्पन्न होगी उनके अंदर कि उन्होंने कुछ चीज़ पा लिया है, उन्होंने कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर लिया है। जैसे महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि आपको जैसे क्राफ्ट्स में हो गया और क्राफ्ट्स वर्क में भी ट्रेनिंग और एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं कि हमें वर्किंग पीपल जो हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। इससे हमें क्या पता चलेगा एक कंट्री में किस प्रकार का और किस नेचर क्या है एम्प्लॉयमेंट का, और क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसे है। जैसे अगर हम पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ पे कैसे एम्प्लॉयमेंट है एंड कैसे लोग किस सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं एंड किस सेक्टर में एम्प्लॉयड नहीं है, कौन सा सेक्टर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, कौन सा सेक्टर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट कर रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपकी कंट्री में किस सेक्टर में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, किस सेक्टर में बहुत कम एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। तो एंड फर्स्ट थिंग ये हो गया कि आप जब अपनी वर्किंग पॉपुलेशन को स्टडी करोगे, उसकी वजह से आपको पता चलेगा कि आपकी कंट्री में नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है कैसा है एंड क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है।
एंड सेकेंड थिंग ये आपको पता चलेगा कि आप कैसे आपको प्लानिंग करना है। अब आपको किस ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स में आप कुछ इन्वेस्ट करोगे, ह्यूमन रिसोर्स का इन्वेस्ट करने के लिए क्या है, आप इन कुछ सेक्टर्स में इन्वेस्ट करोगे, जैसे आप प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर होता है। तो गवर्नमेंट किस सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट करे, ताकि अगर मतलब कि जो लोग काम कर रहे हैं उनकी स्टडी हो गई तो गवर्नमेंट को एक आइडिया मिल जाएगा कि उसको किस सेक्टर में आप कंट्रीब्यूट करना है, किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। तो इसकी वजह से क्या है, गवर्नमेंट को एक ऑप्शन मिल गया कि उसको किस सेक्टर में कंट्रीब्यूट करना है जिससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। क्योंकि अगर हम लेट्स टेक एग्जांपल, हमने देख लिया कि प्राइमरी सेक्टर हमारा बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है एंड अदर सेक्टर बहुत कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या है, हमारा अदर सेक्टर में डेवलपमेंट करने की कोशिश की जाएगी, गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएशन किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है, तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से ट्राई करेगी वहाँ पे कुछ लोग कुछ चीज़ें इन्वेस्ट करें। तो इसकी वजह से क्या है, गवर्नमेंट को एक प्लानिंग में एक हेल्प हुई। अगर उसने स्टडी कर लिया पॉपुलेशन को, एम्प्लॉयमेंट को, तो उसको हेल्प होगी ना कि हमें इस सेक्टर में कंट्रीब्यूट करना है ताकि और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाए। और भी क्या चीज़ें हैं, जैसे कि हमें और सारे इश्यूज़ के बारे में पता चलता है कि जैसे कितने वर्क फोर्स में कितने चाइल्ड लेबर्स हैं, कैसी कंडीशन है उनकी, कैसे चाइल्ड लेबर्स के बारे में पता चलता है। और अदर थिंग्स में जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्टिंग जो बॉन्डेज लेबर, अदर थिंग्स, चाइल्ड लेबर के बारे में स्पेशली पता चलता है। और कंडीशन ऑफ वर्क कैसा है वो भी पता चलता है। देन अब हम देखते हैं कि जैसे वर्कर एंड एम्प्लॉयमेंट क्या है, वर्कर क्या है और एम्प्लॉयमेंट क्या है। वर्कर दो जो मतलब कि जो लोग पहले हम समझते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। आपने समझा कि जो एक्टिविटी आपकी जीएनपी में कंट्रीब्यूट करती है उसे कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जीएनपी का मतलब क्या है, जीडीपी प्लस जो आपका फॉरेन ट्रांजैक्शन हो रहा है। फॉरेन ट्रांजैक्शन में आपके क्या क्या चीज़ें आ गई, एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट ऑफ गुड्स भी आ गया एंड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज भी आ गया। कैसी सर्विसेज, जो फैक्टर सर्विसेज हैं, मतलब कि नेट फैक्टर सर्विसेज, जो सर्विसेज आप दे रहे, आपके रेसिडेंट्स अदर कंट्रीज को दे रहे हैं। और जो आपके यहाँ पे जो अदर कंट्रीज के रेसिडेंट्स हैं, जो आपके यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, उनकी सर्विसेज जो हमारे जो रेसिडेंट्स हैं, इंडिया के रेसिडेंट अदर कंट्रीज में जो वर्क कर रहे हैं, उनकी सर्विसेज में अगर हम डिफरेंस कर दें, जो हमारे यहाँ पे अदर कंट्रीज़ के रेसिडेंट्स काम कर रहे हैं, अगर इनका डिफरेंस निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, नेट फैक्टर सर्विसेज। जो नेट फैक्टर सर्विसेज मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब कि कैसी इनकम आ रही है अब्रॉड से, कितनी इनकम हमें अब्रॉड से मिल रही है, वो आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जीएनपी में क्या होता है, जीएनपी में आपके होते हैं जीडीपी प्लस जो आपको फॉरेन से ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो सो ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जो पर्सन आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो जीएनपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। मीन्स टू जीएनपी में जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। दो मेथड हो गया कि जो लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं वो लोग जीएनपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो लोग जीएनपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी किस प्रकार की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, जैसे एक फार्मर है, वो अपना प्रोड्यूस जनरेट करता है, उसको सेल कर देता है मार्केट में, उसको इनकम आती है। तो वो क्या है, वो अपनी इनकम आती है, जिसकी वजह से क्या है, वो जीएनपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि उसके पास इनकम जनरेट हुई ना, और उसने सर्विसेज दी पहले, जिसकी वजह से उसने गुड्स टू वे है इसमें, उसने अपना गुड्स दिया, देन उसने इनकम रिसीव की, इसलिए हमें उसे जीएनपी में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। देन हम देखते हैं कि जैसे कि कुछ और, अब वर्कर क्या हो गया, हमें पता तो चल गया कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। जो लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो क्या होते हैं, वर्कर होते हैं। जो लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो वर्कर होते हैं, जो लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो वर्कर होते हैं। ओके, सो अगर हम देखें कि कुछ लोग जो हैं, जैसे कि उनके अंदर जैसे कुछ टाइम के लिए कुछ वर्कर्स को बीमार हो गए या वेदर ख़राब है, वो काम पे नहीं आ पा रहे हैं, फेस्टिवल चल रहा है एंड रिलीजियस फंक्शन है उनके घर में, इसकी वजह से वो काम पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन तब भी वो वर्कर कहलाएंगे, उनको वर्कर की डेफिनेशन से आउट नहीं कर दिया जाएगा। देन हम देखते हैं कि दो टाइप के वर्कर होते हैं, कुछ लोग होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, कुछ लोग होते हैं हायर्ड वर्कर्स। कुछ लोग अपने फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयड होते हैं, वो किसी के अंडर नहीं होते, कुछ लोग किसी के अंडर काम करते हैं। देन हम देखते हैं कि जैसे कि हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है वो मल्टी फेसेड है। कुछ लोगों को तो पूरे साल वर्क मिलता है, कुछ लोगों को सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए वर्क मिलता है। अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे वर्क फोर्स कितना है, मतलब एक्चुअली कितने लोग काम कर रहे हैं। अगर हम देखें कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से सिर्फ 473 मिलियन पीपल्स जो हैं वो वर्क फोर्स हैं। हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है हमारी 473 मिलियन से पीपल्स आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग इन जीएनपी।
अब हम देखते हैं कि इस जो 473 मिलियन से जो वर्क फोर्स है, इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कहाँ से हो रहा है? इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो रहा है रूरल एरिया से। मेजरली 3/4 कंट्रीब्यूशन जो है वो रूरल एरिया से हो रहा है, एंड 1/4 जो कंट्रीब्यूशन है वो कहाँ से हो रहा है? अर्बन एरिया से हो रहा है। देन इसमें हम देखते हैं जो 473 मिलियन जो वर्क फोर्स है, इसमें 70% तो मेल वर्कर है एंड 30% जो है वो फीमेल वर्कर हैं। और फीमेल वर्कर्स में कौन कौन से, और 30% में और भी कौन कौन से हैं, जैसे चाइल्ड लेबर्स हो गए और अदर्स हो गए। देन अब हम देखते हैं कि जो वुमेन्स हैं उनका सिर्फ, अब हम देखते हैं कि रूरल एरिया में जो टोटल है, रूरल एरिया में हमने क्या देखा, 473 जो मिलियन पॉपुलेशन है उसमें 3/4 जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया से है। तो इसमें जब 3/4 में अब हम देखते हैं कि 3/4 का 1/3 जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं वुमेन्स। ओनली 1/3 कंट्रीब्यूशन है किसमें? 3/4 का 1/3 है कंट्रीब्यूशन वुमेन्स का। देन 1/4 जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं, सॉरी 1/4 जो 1/4 हमने बताया था कि 473 में 2/3 वो 3/4 तो कहाँ से हैं? रूरल एरिया से हैं, एंड 1/4 कहाँ से? 1/4 है अर्बन एरिया से। अब हमने देखा कि 2/3 में 1/3 वुमेन हैं रूरल एरिया में, एंड 1/4 में 1/5 हैं वुमेन कहाँ के? अर्बन एरिया के। इसका मतलब 1/5 मतलब कि बहुत कम है रूरल एरिया में, रूरल एरिया के कंपेरिजन में अर्बन एरिया में वुमेन्स बहुत कम कंट्रीब्यूट कर रही हैं, बहुत कम वर्किंग वुमेन्स हैं रूरल एरिया में। अगर हम देखें जो लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं बहुत कम है रूरल एरिया के कंपेरिजन में। देन अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि जो लोग काम करते हैं वुमेन, पहले हम देखें कि वुमेन्स, अभी हम देखें 70% तो मैन है एंड 30% वुमेन है। अब हम देखते हैं कि इतनी कम वुमेन्स क्यों हैं, क्योंकि वुमेन्स कंट्रीब्यूशन वर्क फोर्स में क्यों? वुमेन्स भी काम करती हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कि क्यों नहीं उनको वर्कर की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि वुमेन्स जो काम करती हैं जैसे हो गया कुकिंग, फैचिंग, फ्यूल जनरेट करना, वाटर पंपिंग करना, फार्म में लेबर करना, बट अगर उनको इन एक्टिविटीज़ के लिए पेड नहीं किया जाएगा, और जनरली पे किया भी नहीं जाता। क्या आप अपनी मम्मी को पे करते हो? अपने नहीं करते ना, जिसकी वजह से क्या है, आप उनको पे नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या है, पे नहीं करोगे तो उनको वर्कर की कैटेगरी में नहीं रखा जाए। क्यों नहीं रखा जाए? क्योंकि अगर आप पे करोगे, क्योंकि अगर पे करोगे, पे करने की वजह से उनके पास इनकम आएगी, इनकम होगी, जिसकी वजह से क्या वो कंट्रीब्यूट करेंगे जीएनपी में। और कंट्रीब्यूशन ऑफ जीएनपी क्या कहलाता है? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगी। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो जीएनपी में कंट्रीब्यूट करेंगे, जीएनपी में कंट्रीब्यूट करेंगे तो वर्कर की कैटेगरी में आ जाएंगे। बट आप उनको पे ही नहीं कर रहे हो, इसकी वजह से उनको वर्कर की कैटेगरी में रखेंगे ही नहीं हम लोग। इसलिए इतनी ज़्यादा जो वुमेन्स वर्क तो करती हैं बट उनको वर्क की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा 473 मिलियंस जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें 70% मेल्स एंड 30% फीमेल्स हैं। देन अब हम देखें कि पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल्स इन एम्प्लॉयमेंट, कैसा पार्टिसिपेशन है, लोगों का पार्टिसिपेशन कितना है। अब हम पहले देखते हैं कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है और ये क्या इंडिकेट करता है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इंडिकेट करता है कि एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्या है कंट्री में, कितने लोग एम्प्लॉयमेंट में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, एक्चुअली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक्चुअली प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अब हम देखें कि जो रेशियो है वो यूजफुल होता है कि जानने में कि कितने प्रोपोर्शन, कितना पॉपुलेशन, जो टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग एक्चुअली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक्टिवली परफॉर्म कर रहे हैं प्रोडक्शन में गुड्स एंड सर्विसेज के। अगर ये रेशियो हायर होगा इसका मतलब क्या होगा, पीपल्स बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, बहुत ज़्यादा लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। अगर यही रेशियो कम होगा इसकी वजह से क्या है, बहुत कम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। अगर हम देखें कि इसका फार्मूला क्या होता है, मतलब पॉपुलेशन आप पढ़ते हैं कि पॉपुलेशन क्या होता है। पॉपुलेशन का मतलब होता है कि जो टोटल नंबर ऑफ पीपल्स जो रिसाइड करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या होता है, जो टोटल नंबर जो पीपल्स हैं वो रिसाइड करते हैं एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में या एरिया में एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया, ये एक स्टॉक कंसेप्ट है। स्टॉक कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है, स्टॉक कंसेप्ट उसे कहते हैं। देन अब हम देखते हैं कि जैसे अगर हमें पता करना है कि हमारे कंट्री में कितना वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है तो हम कैसे करेंगे, तो जो हमारे टोटल नंबर्स ऑफ वर्कर्स हैं हमारे इंडिया में उसको डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन से, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये रेशियो आ जाएगा, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो आ जाएगा। देन अब हम देखें कि जो हमारे जो अब देखें कि अब एक्चुअली अब हम एवरेज लेके चलते हैं कि जैसे हमारे जो
100% है टोटल। जो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे यहाँ पे 100% है, उनमें से सिर्फ हमारे यहाँ पे 35% जो है वो एक्चुअली इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो एक्चुअली वर्कर्स हैं। राउंड अप करके जो 34.7% एक्चुअली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट उसका राउंड ऑफ कर देंगे 35 आ जाएगा। और हम देखें कि जो रूरल एरिया में है वहीं 100% में 35 पीपल से एम्प्लॉयड हैं, 35 पीपल्स एक्चुअली इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वहीं अगर हम एग्जांपल लें अर्बन एरिया को, उसमें 100 में सिर्फ 34 पीपल्स ही एम्प्लॉयड है। आपको लग रहा हो 34 35 ये तो बहुत ही कम है, इसमें का एक ही रेफरेंस है ये। अब आप देखिए आप 100 के ले रहे हैं, बट पॉपुलेशन जो रूरल और अर्बन की कितनी होती है, 100 होती है कि अब वो तो बहुत ज़्यादा होती है। देखिए अब कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसका रीजन्स क्या है, इसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं कि जैसे कि इतना डिफरेंस क्यों है कि रूरल एरिया में लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं बट अर्बन एरिया में वहीं बहुत कम काम कर रहे हैं। तो अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। रूरल एरिया में क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्स है, उनके पास इतने ज़्यादा पैसा ही नहीं है, उनके पास इतना रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपनी उनके पास ज़्यादा इनकम हो, इसकी वजह से वो काम ही ना करें, उनको इनहेरिटेंस में ज़्यादा मिल जाए, इसकी वजह से उनको काम ही ना करना पड़े। इसकी वजह से क्या है, उनके पास लिमिटेड रिसोर्स हैं, इसलिए उनको क्या करना पड़ता है। फर्स्ट रीजन ये हो गया कि लिमिटेड रिसोर्स है, इसलिए उनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना पड़ता है। दूसरा थिंग ये हो गया बहुत ज़्यादा लोग रूरल एरिया में मोस्टली पीपल्स पढ़ने जाते नहीं, जिसकी वजह से उनको कहाँ पे एम्प्लॉयड होना पड़ेगा, उनको काम करना पड़ेगा। क्या होगा, वो वर्कर बन जाएंगे। तो क्या होगा, सेकंड थिंग ये हो गया कि कुछ जो लोग मोस्टली पॉपुलेशन जो है रूरल एरिया की वो पढ़ती नहीं है, इसकी वजह से सेकंड थिंग ये हो गया कि वो लोग वर्कर बन जाते हैं। अब थर्ड थिंग क्या है कि जो लोग काम भी करते हैं, जो लोग पढ़ते भी हैं, वो अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ देते हैं, फिर वो वर्कर बन जाते हैं। ये थर्ड थिंग हो गया। एंड फोर्थ थिंग ये हो गया कि कुछ लोग पढ़ाई तो करते हैं बट वो हायर एजुकेशन ना करने की वजह से वो वर्कर बन जाते हैं, इसकी वजह से ये हमारा फोर्थ रीजन हो गया। फिर अब हम देखते हैं कि फिफ्थ रीजन क्या हो सकता है कि जैसे रूरल एरिया में क्या है, रूरल एरिया में इतना ज़्यादा आपके पास एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ ही नहीं है। कुछ क्या होगा, फार्म में वर्क कर लिया, किसी कंस्ट्रक्शन में वर्क कर लिया, इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज नहीं हैं वहाँ पे कि लोग वहाँ पे कुछ टाइम के लिए रुकें फिर और वर्क को फाइंड करें, और उनकी कंडीशन भी नहीं उनको अलाउ करती है कि वो रुकें फिर वर्क को फाइंड करें। इसकी वजह से ये मोस्टली रीजन्स है जिसकी वजह से रूरल एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, और अर्बन एरिया में पॉपुलेशन कम कंट्रीब्यूट करें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। हमने कौन से रीजन पढ़े, हमने 5 रीजन में पढ़े। पहले क्या होगा, लिमिटेड रिसोर्स है। सेकंड थिंग हो गया बहुत ज़्यादा लोग काम वो स्टडी ही नहीं करते हैं। थर्ड थिंग ये हो गया कि जो लोग स्टडी भी करते हैं वो अपने बीच में स्टडी को छोड़ के काम करने लगते हैं। फोर्थ थिंग ये हो गया कि जो लोग स्टडी करते हैं वो हायर स्टडी परस्यू नहीं करते हैं, इसकी वजह से वो वर्कर बन जाते हैं। फिर फिफ्थ थिंग ये हो गया कि वहाँ पर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ ही नहीं है, इसकी वजह से उनको जनरली उनकी कंडीशन ही नहीं अलाउ करती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फाइंड करें, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वहाँ पे एग्जिस्ट भी नहीं करती है रूरल एरिया में, इसकी वजह से उनको वर्कर बनना ही पड़ता है। दैन अब हमने देखा कि अब अर्बन एरिया में हम पढ़े, अर्बन एरिया में ऐसा क्यों है। अर्बन एरिया में मोस्टली पॉपुलेशन जब रूरल एरिया में काम करने लगती है, वहाँ पे अर्बन एरिया में पॉपुलेशन क्या करती है, पढ़ती है। उस टाइम जहाँ पे एक बच्चा वर्कर बन जाता है, वहीं पर अर्बन एरिया में वही बच्चा पढ़ रहा होता है। और फर्स्ट थिंग ये हो गया कि वहाँ पे क्या है, वो अर्बन एरिया में इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो लोग क्या होते हैं, वो लोग स्किल्ड होते हैं, उनके पास स्किल होती है। स्किल होने के साथ साथ क्या करते हैं, वो लोग अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग अपना वर्क को फाइंड करते हैं, जिसकी वजह से क्या है, वो वर्कर नहीं बनते, क्योंकि रूरल एरिया में इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ नहीं हो तो वो तुरंत ही वर्कर बन जाते हैं। और अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, जिसकी वजह से क्या है, वो लोग वर्कर नहीं बनते हैं। वो लोग अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं कि कैसा उनको परस्यू करना चाहिए, कैसा वर्क करना चाहिए, जिसकी वजह से क्या है, वो अपने क्वालिफिकेशन और स्किल्स के अकॉर्डिंग वर्क को फाइंड करते हैं। इसलिए वो जिस टाइम पे रूरल एरिया में एक बच्चा वर्कर बन जाता है, एक स्टूडेंट वर्कर बन जाता है, वहीं अर्बन एरिया में वही स्टूडेंट अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग वर्क को फाइंड करता है, इसलिए वो वर्कर नहीं बनता है। देन ये वाला हो गया ना, हायर सिंस मेजॉरिटी रिसाइड्स इन यस वी, ये वाला चैप्टर यस हो गया। देन अब हमने देखा कि जैसे फीमेल्स का भी कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत कम है। एक्चुअली हमने देखा कि 473 जो मिलियन पॉपुलेशन है उसमें क्या है,
मिलियंस पीपल जो वर्क कर रहे हैं उनमें 70% मेल्स हैं एंड 30% फीमेल्स हैं। और वहीं हमने देखा कि रूरल एरिया में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है बिटवीन वर्कर्स एंड रूरल एरिया में वुमेन्स के बीच में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। रूरल एरिया में जो है वुमेन्स ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, वहीं अर्बन एरिया में बहुत कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। अगर हम एग्जांपल लें 100 फीमेल्स का एग्जांपल लें अर्बन एरिया में, वहीं सिर्फ 14 फीमेल्स आर वर्क कर रही हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, इंगेज्ड हैं वो। और अगर हम एग्जांपल लें ये अर्बन एरिया का एग्जांपल था, अब अगर एग्जांपल लें कि 100 रूरल वुमेन्स है, उनमें सिर्फ उनमें 18 वुमेन्स पार्टिसिपेट करें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस। अभी आपको लग रहा होगा 14 18, लेकिन बहुत ज़्यादा वुमेन्स है ना। अभी तो हम एग्जांपल ले रहे हैं 100 का एंड 14 18 का। देन अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अर्बन एरिया में क्या होता है, अर्बन एरिया में ज़्यादा तक मैन काम करते हैं, और मैन जो काम करते हैं उनकी इनकम हाई होती है। इनकम हाई होने की वजह से वो क्या करते हैं, अपनी फीमेल्स, अपनी जो वाइफ्स होती हैं उनको काम करने नहीं देते हैं। वो कहते हैं हम इतना कमा रहे हैं, तुम्हें कमाने की क्या ज़रूरत है, जिसकी वजह से क्या है, वो लोग काम नहीं करती हैं। इसकी वजह से वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कंट्रीब्यूट नहीं करती हैं। और सेकंड थिंग ये है कि जो एक्टिविटीज़ जो वो काम कर रही हैं वो एक्चुअली वर्कर की डेफिनेशन में नहीं आता है, वर्कर की डेफिनेशन में नहीं आता, इसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हैं। इसकी वजह से वो लोग वर्किंग पॉपुलेशन में भी नहीं आ रहे हैं। इसी यही रीज़न है कि जिसकी वजह से उनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ में। एंड आप देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वर्कर, कुछ होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, कुछ लोग होते हैं हायर वर्कर्स। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड जो अपनी एंटरप्राइज में काम करते हैं और अपने एंटरप्राइज को ऑन करते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वर्कर्स जो ऑन करते हैं और ऑपरेट करते हैं अपनी वो अपनी एंटरप्राइज में काम करते हैं और वही अपनी एंटरप्राइज को ऑपरेट करते हैं और वही ऑनर होते हैं उस एंटरप्राइज को, उनको क्या कहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। और जनरली हम देखें कि टोटल जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें 52% जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। एंड फिर अब हम देखें कि जो लोग और हायर्ड वर्कर क्या होते हैं, हायर्ड वर्कर जो किसी के अंडर काम करते हैं। हायर्ड वर्कर में भी दो कैटेगरीज हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो लोग कैजुअल वेज लेबर्स होते हैं, सेकंड थिंग ये होते हैं, और सेकंड वन वो होते हैं जो लोग रेगुलर सैलरीड होते हैं। एंड कैजुअल वेज लेबर्स क्या होते हैं, कैजुअल वेज लेबर्स और कैजुअल वेज लेबर और जो रेगुलर सैलरीड वर्कर्स हैं, ये दोनों हायर्ड लेबर तो होते हैं। बट जो जो कैजुअल लेबर्स होते हैं वो उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती, उनको कोई भी सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं होता, उनको बहुत ज़्यादा जैसे कि उनको कभी भी निकाल दिया जा सकता है, उनको वेज मिलती है, उनको सैलरी नहीं मिलती है। ये डिफरेंस है इन दोनों में। देन हम देखते हैं कि 25% जो है टोटल पॉपुलेशन इंडियन वर्क फोर्स का वो क्या है, कैजुअल वेज लेबर है। देन और अब हम देखते हैं कि रेगुलर सैलरी कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। रेगुलर सैलरी 23% जो है इंडियन वर्क फोर्स का वो रेगुलर सैलरीड है। जैसे रेगुलर सैलरी हमने बताया कि जिनको वेजेज मिलती हैं और उनको सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलता है, ये होता है। देन वंस बोथ 50% ऑफ वर्क कैजुअल। अब हम देखते हैं कि जैसे 50 मोस्टली मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन किस में कंट्रीब्यूट करे, सेल्फ एम्प्लॉयड है। एंड और फिर उसके बाद क्या है, कैजुअल वेज लेबर है। देन उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका रेगुलर सैलरीड। देन अब हम देखते हैं कि जो मैंस हैं वो 23% है रेगुलर सैलरीड में, एंड वुमेन्स है 21% कंट्रीब्यूट करती हैं। देन अब हम देखते हैं कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं और कैजुअल वेज लेबर्स हैं वो दोनों जगह पाए जाते हैं। कहाँ पे, रूरल एरिया में। क्यों पाए जाते हैं, ज़्यादातर आप देखेंगे जो फार्मर्स होते हैं वो उनका खुद के लैंड्स होती है, जिसकी वजह से क्या है वो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, अपने फार्म में काम कर रहे हैं। इसकी वजह से सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स रूरल एरिया में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द अर्बन एरिया, क्योंकि अर्बन एरिया में हर लोग फैक्ट्री अपनी खोल के, हर लोग अपनी दुकान खोल के नहीं बैठ जाएंगे। रूरल एरिया में हर लोग दुकान खोल के भी बैठ जाते हैं और उनके खुद के फार्म्स होते हैं। और कैजुअल वेज लेबर क्यों ज़्यादा है, क्योंकि मोस्टली पॉपुलेशन जो ज़्यादातर जो रूरल एरिया में भी लोग जो होते हैं वो जिनके पास ज़मीन नहीं होते, दूसरे के अंडर में काम करते हैं, बट उनको सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता और उनको वेजेस दी जाती है, ना कि सैलरी दी जाती है। जिसकी वजह से वो किस में आ जाते हैं, वो लोग आ जाते हैं आपके कैजुअल वेज लेबर्स में। और फिर अब हम ज़्यादा देखते हैं कि रेगुलर वेज लेबर्स कहाँ पे ज़्यादा है, वो अर्बन एरिया में। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि उनके पास स्किल, जो रेगुलर सैलरी किसको मिलेगी, जिसके पास स्किल्स होगा। एंड जिसके पास स्किल्स होगा, इसकी वजह से क्या हो वो, और स्किल्स के लिए स्किल्स के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी भी तो होनी चाहिए। और रूरल एरिया में अगर स्किल्स है भी आपके पास, तो आपको वहाँ पे इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, इसकी वजह से आपको रूरल एरिया में जाना पड़ेगा। और इसीलिए रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, इसलिए वहाँ पे मोस्टली पॉपुलेशन किस में एम्प्लॉयड होती हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड होती हैं। अब हम देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट्स इन फर्म्स, फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज।
जैसे कि हमने देखा है कि अगर एक कंट्री का डेवलपमेंट करना है तो उसका वर्कफोर्स कहाँ से शिफ्ट होना चाहिए। किसी कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है तो वहाँ उस कंट्री की जो पॉपुलेशन शिफ्ट कहाँ से होगी, प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में या टर्सरी सेक्टर में। सो हमने देखा है कि जैसे लोग एग्रीकल्चर से शिफ्ट तो हुए हैं, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि सेकेंडरी सेक्टर से भी लोग शिफ्ट हो रहे हैं टर्सरी सेक्टर में। सो मेनली 8 टाइप की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं लोग, जैसे कि एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड क्वेरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज एंड सर्विसेज। 8 टाइप की एक्टिविटीज़ क्या हैं। फर्स्ट है एग्रीकल्चर, सेकंड है माइनिंग एंड क्वेरिंग, थर्ड है मैन्युफैक्चरिंग, फोर्थ है इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, फिफ्थ है कंस्ट्रक्शन, सिक्स्थ है ट्रेड, सेवन्थ है ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज एंड एट्थ है सर्विसेज। तो अगर हमें और सिंप्लिसिटी चाहिए तो हम इन वर्किंग पॉपुलेशन को एक सेक्टर वाइज डिवाइड कर देते हैं कि कौन सा कितने पीपल्स किस सेक्टर में एम्प्लॉयड है। जैसे प्राइमरी सेक्टर 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी को ही सर्विस सेक्टर कहते हैं। तो अगर मानते हैं कि अगर हम माने तो जो माइनिंग भी क्या किस में आती है, एग्रीकल्चर में आती है, बट प्राइमरी सेक्टर में आती है, बट इस बुक में कंसिडर किया गया है उसको किस में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो आपको सेकेंडरी सेक्टर में ही कंसिडर करना होगा माइनिंग को। तो फर्स्ट किस में आएगा, एग्रीकल्चर को कंसिडर किया गया है प्राइमरी सेक्टर में। देन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ मीन्स टू माइनिंग एंड क्वायरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई एंड कंस्ट्रक्शन, इसको ऐड ऑन किया गया है किसमें, सेकेंडरी सेक्टर में। देन टर्सरी सेक्टर में बच गया जितना वो, जैसे कि ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज हो गया एंड सर्विसेज हो गया। सो जैसे हमने देखा कि प्राइमरी, अब एम्प्लॉयमेंट देखते हैं कि कहाँ पे ज़्यादातर लोग एम्प्लॉयड है। तो प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन किस में है, हमारी प्राइमरी सेक्टर में। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है, मीन्स टू वहाँ पे लोग एम्प्लॉयड तो हैं, ऐसा लगता है उनको कि वो लोग एम्प्लॉयड है, बट वो लोग अनएम्प्लॉयड हैं अगर माना जाए, क्योंकि वो लोग जितने पीपल्स की ज़रूरत है उतने पीपल्स वहाँ पे एम्प्लॉयड नहीं है। मेजरली उससे ज़्यादा पीपल, जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा पीपल्स एम्प्लॉयड है। इसी को क्या कहते हैं, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। देन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देन सेकेंडरी सेक्टर में कितना कंट्रीब्यूशन है, सेकेंडरी सेक्टर का है 24%, टर्सरी सेक्टर है या सर्विस सेक्टर का है 31%। अगर हम रूरल एरिया में बात करें तो 60% जो वर्क फोर्स है वो डिपेंड करता है किसमें, फॉरेस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग में। एंड 20% बचा वो किस में डिपेंड होता है, कंस्ट्रक्शन, वो मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया और अदर एक्टिविटीज़ हो गए। सर्विस सेक्टर भी प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट रूरल पॉपुलेशन को 20%। देन एग्रीकल्चर मेजर सोर्स नहीं है अर्बन एरिया में, वहाँ पे 60% जो अर्बन पॉपुलेशन है वो किस में डिपेंड करती है, सर्विस सेक्टर में। एंड 1/3 पॉपुलेशन किस में डिपेंड करती है, सेकेंडरी सेक्टर में। और अगर हम बात करें कि दोनों मैन एंड वुमेन प्राइमरी सेक्टर में है, बट मेजरली वुमेन से ज़्यादा एम्प्लॉयड होती हैं प्राइमरी सेक्टर में। 50% जो फीमेल वर्कर्स हैं टोटली जो रूरल एरिया की, वो किस में है, वो 50% ऑफ द प्राइमरी सेक्टर में जो 50% जो फीमेल वर्कर्स हैं, अबाउट 57% ऑफ द फीमेल वर्कर इज एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर। मीन्स टू जितनी भी वुमेन्स हो उनमें से 57% जो वुमेन्स हैं वो किस में इंगेज हैं, प्राइमरी सेक्टर में। बट वहीं अगर हम बात करें जो मेल्स का हाफ भी अगर करें तो वो इस सेक्टर में एम्प्लॉयड नहीं है, क्योंकि मेंस को दोनों जगह, जैसे मैन है कोई तो उसको सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर में भी उसको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, बट वुमेन्स को नहीं मिलता है। देन अब हम देखते हैं कि ग्रोथ एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब हम देखते हैं कि जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट में क्या कनेक्शन है। देन जीडीपी का मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मीन्स टू टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी। जो आपकी टेरिटरी में, डोमेस्टिक टेरिटरी में जो गुड्स प्रोड्यूस किए गए हैं उनकी फाइनल वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, वो होती है आपकी जीडीपी। देन जीडीपी अगर हाइयर है तो ग्रोथ भी हाइयर होगा, ऐसा नहीं कह सकते हैं हम, क्योंकि हमने देखा है कि जैसे हमारा 1990 के बाद हमारा जीडीपी तो बढ़ा है, बट वो उसी के साथ साथ हमारी जो ग्रोथ है वो नहीं बढ़ी है। अगर हम बात करें कि जैसे जीडीपी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है लेकिन हमारा जो एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ है वो इतना नहीं बढ़ रहा है। जीडीपी इज़ ग्रोइंग बट एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट ग्रोइंग एट दैट रेट, जिस रेट से जीडीपी बढ़ रहा है। देन
अगर हम देखें कि बिना किसी जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट ना होने के बाद भी हमारा जो है वो क्या कहते हैं जीडीपी इंक्रीज हो रहा है। अगर हम 1950 से 2010 तक का पीरियड देखें तो वहाँ पे जो हमारी जीडीपी तो इंक्रीज हुई है बट वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुआ है। अगर हम इस पीरियड में देखें तो सिर्फ 2% से ज़्यादा भी एम्प्लॉयमेंट रेट नहीं है कि 2% से ज़्यादा भी ग्रोथ रेट हो एम्प्लॉयमेंट में इस पीरियड में। तो अगर जैसे कि जीडीपी बढ़ रही है बट एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है तो इसको क्या टर्म कहा गया है? इसको टर्म दिया गया है जॉबलेस ग्रोथ। मीन्स टू ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ कंट्री की हो रही है बट वो एम्प्लॉयमेंट की वजह से नहीं हो रही है, वो टेक्नोलॉजी के इंक्रीज होने की वजह से हो रही है। सो जैसे कि हमने देखा कि कंपैरिजन भी किया एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी को, उसमें कि जीडीपी बढ़ रही है और एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है। तो अगर जैसे ऐसी चीज़ें हैं तो जीडीपी की क्या है, जीडीपी अफेक्टेड डिफरेंट सोशल कैटेगरी कि डिफरेंट सेक्टर्स में कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, कि मतलब जो प्राइमरी सेक्टर में कितना एम्प्लॉयड हैं पीपल्स एंड सेकेंडरी सेक्टर में कितने एम्प्लॉयड है पीपल एंड टर्सरी मीन्स टू सर्विस सेक्टर में कितने पीपल्स एम्प्लॉयड है। ज़्यादातर हमने देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है हमारी अग्रेरियन है, मीन्स टू वो एग्रीकल्चर में डिपेंड करती है, जो किस में डिपेंड करती है और वो कहाँ पे रहती है। इंडिया क्या है, एक एग्रेरियन नेशन है, मीन्स टू वहाँ पे मेजोरिटी ऑफ सेक्शन गांव में रहता है और किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर में डिपेंड है। डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज भी बहुत सारी की गई है कि शिफ्ट किया कराया जाए हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जैसे जो प्राइमरी सेक्टर में पीपल्स एम्प्लॉयड है उनका शिफ्ट हो सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर में, ये कराया भी गया है। क्योंकि डेवलपमेंट में क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर से पीपल्स ट्रांसफर होना चाहिए सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर में। सो डिस्ट्रीब्यूशन अब वर्क फोर्स हम देखते हैं कि कैसे चेंज हुआ है सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर में, कैसे एम्प्लॉयड जो पीपल्स हैं उनकी संख्या कैसे बढ़ी है। क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में हमने फोकस किया है प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर में पीपल्स का ट्रांसफ़र हो, वो लोग वहाँ पे एम्प्लॉयड हों। तो सो अब हम देखते हैं कि कैसे ये चीज़ें हुई है। जैसे 1972 से 1973 में अबाउट 74% पीपल्स कहाँ पे इंगेज था, प्राइमरी सेक्टर में। सो अब हमने देखा है कि जैसे 2011 से 2012 के बीच में ये कितना प्रोपोर्शन हो गया, 50%। 2011 से 2012 के बीच में ये हुआ है 50% हो गया। 1972-1973 में कितना था, 74% था। अब हम देखते हैं कि सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर में क्या, सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर, अब जैसे पॉपुलेशन कम हुई है तो कहाँ पे ट्रांसफ़र हो गई, सेकेंडरी सेक्टर में या तो टर्सरी सेक्टर में। सो हमने देखा कि जैसे कितना इंक्रीज हुआ है, 11 से 24% हो गया है कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे पीपल्स एम्प्लॉयड हो गए हैं, पहले 11% सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता था हमारा सेकेंडरी सेक्टर, बट अब कितना हो गया है 24% अब पीपल्स सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयड हो गए हैं। देन और टर्सरी सेक्टर में क्या हुआ है, टर्सरी सेक्टर में हुआ है कि जैसे 15% सिर्फ पीपल्स को एम्प्लॉयमेंट देता था टर्सरी सेक्टर, अब कितना देने लगा है, 27% देने लगा है। ये 2011 एंड 2012 का देता है। और जो हम कंपेरिजन कर रहे हैं वो बेस ईयर कौन सा ले रहे हैं, 1972 से 1973। देन लास्ट 4 डिकेड में अगर हमने देखा है कि पीपल्स ने मूव किया, सॉरी ओके राइट। सो जैसे लास्ट 4 डिकेट्स में हमने देखा है कि पीपल्स ने मूव किया है कहाँ से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रेगुलर जो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल्स हैं और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड पीपल्स है वो उनका ट्रांसफ़र हुआ है कहाँ पे, कैजुअल वेज लेबर। जैसे प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर में पीपल्स का ट्रांसफ़र हुआ है, वैसे ही सेल्फ एम्प्लॉयड जो पीपल्स हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रेगुलर सैलरीड जो पीपल्स हैं वो उनका ट्रांसफ़र कहाँ पे हुआ, उनका ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन हुआ है कैजुअल वेज लेबर में। वो लोग पहले सेल्फ एम्प्लॉयड थे और रेगुलर सैलरीड से वो क्या बन गए हैं, कैजुअल वेज लेबर बन गए। तो हम देखते हैं कि जैसे स्कॉलर्स ने इसको क्या टर्म्स दिया, स्कॉलर्स जो हैं उन्होंने एक टर्म दिया है, मतलब कि एक नाम दिया है ये ट्रांसफ़र को, जैसे कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स। जब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट से कैजुअल वेज वर्क में लोग एम्प्लॉयड हो रहे हैं, कैजुअल वेज वर्क सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट से जब पीपल्स कैजुअल वेज वर्कर में एम्प्लॉयड हो रहे हैं तो उसे क्या कहा गया है, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स कहा गया है। अब हम देखते हैं कि इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्क फोर्स क्या है। अब पहले हमें जानना होगा कि हमारे यहाँ पे 2 सेक्टर्स हैं, एक इनफॉर्मल सेक्टर है एंड फॉर्मल सेक्टर है। इनफॉर्मल सेक्टर को क्या कहते हैं,
अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड फॉर्मल सेक्टर को क्या कहते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। देखिए फॉर्मल सेक्टर में क्या आता है, फॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर होता है जैसे गवर्नमेंट के सारे सेक्टर तो गए, गवर्नमेंट की जो जितनी भी फर्म्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जिसमें जनरेट करती है वो सारे फॉर्मल सेक्टर में आते हैं। और इनफॉर्मल सेक्टर में प्राइवेट हो भी सकता है और जनरली प्राइवेट वाले ही तो इनफॉर्मल में आते हैं, बट कुछ प्राइवेट फर्म्स हैं या कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं वो क्या हो सकती हैं, फॉर्मल भी हो सकती हैं। ज़्यादातर प्राइवेट, मोस्टली प्राइवेट ही इनफॉर्मल में आता है। देन हम देखते हैं कि जैसे प्रोपोर्शन हुआ है कि कैजुअल वेज लेबर्स बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में लोग फॉर्मल सेक्टर से इनफॉर्मल सेक्टर में लोग ट्रांसफ़र हो रहे हैं, क्योंकि ये जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट होता है वो क्या होता है, फॉर्मल सेक्टर होता है, तो उससे ट्रांसफ़र होगा कैजुअल लेबर में तो क्या हो जाएगा, फॉर्मल से इनफॉर्मल में शिफ्ट हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर इंक्रीज हुआ। सो अब हम देखते हैं कि जैसे पीपल्स की जो लिवलीहुड के लिए जैसे उनकी अच्छे से सस्टेनेबिलिटी के लिए, अपनी लाइफ को चलाने के लिए लोग कैजुअल लेबर में जा रहे हैं। सो जैसे कि एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा वर्कर्स हैं, सरप्लस ऑफ वर्कर्स, जैसे हमने बताया था कि डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे दिखता है कि आप काम कर रहे हो बट वहाँ पे इतना आउटपुट जनरेट नहीं होता है। इसकी वजह से लोग कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ताकि उन अपनी बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए लोग शिफ्ट करते हैं प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में। तो अब हमने देखा कि जैसे इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, फॉर्मल सेक्टर क्या होता है। इनफॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर होता है जहाँ पे आपको कोई भी बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड होते हैं, कोई सिक्योरिटी स्कीम्स नहीं आपकी प्रोवाइड होती है। एंड फॉर्मल सेक्टर वो होता है जिसमें आपको सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड होता है एंड सारे लॉज आपको प्रोटेक्ट करते हैं कि आपको कोई निकाल नहीं सकता है। और भी अदर थिंग्स आपको मिलती हैं, जैसे रेगुलर सैलरी आपको मिलती है, यहाँ पे इनफॉर्मल में आपको वेजेस मिलती हैं। और जैसे कि इनफॉर्मल सेक्टर क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर में आपको कभी भी निकाला जा सकता है, कोई आपको सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं होता। और फॉर्मल सेक्टर में यह है कि आपको कोई निकाल नहीं सकता, आपको जैसे कुछ देना होगा, उनको बताना होगा आपकी कमी क्या है, ऐसे नहीं आप निकाल सकते कि आपके मार्केट में ऐसे डाउन है तो उनको निकाल दिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में क्या है, आप कोरोना टाइम पे देख सकते हैं कि जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयड की नौकरी नहीं गई थी ना गवर्नमेंट एम्प्लॉयड, क्योंकि वो फॉर्मल सेक्टर में है एंड फॉर्मल सेक्टर में आपको सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलता है। सो फॉर्मल सेक्टर में सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलता है, इनफॉर्मल सेक्टर में सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलता है। हमने बताया कि प्राइवेट फर्म्स फॉर्मल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी हो सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्या होगा, गवर्नमेंट की जो फर्म्स होगी वो क्या होंगी, फॉर्मल सेक्टर में आएंगी। लेकिन जैसे कि कुछ जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो क्या भी हो सकती हैं, फॉर्मल सेक्टर में हो सकती हैं। ऐसी कौन सी प्राइवेट फर्म्स जो हो सकती हैं, फॉर्मल हो सकती हैं, जो प्राइवेट फर्म्स जिसमें 10 से ज़्यादा लोग वर्क कर रहे हैं और वो फर्म्स उन लोगों को सारे सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है एंड सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है और कुछ लॉ से प्रोटेक्ट कर रही है, वो फर्म्स क्या होंगी, वो प्राइवेट फर्म्स वो फॉर्मल सेक्टर में आएंगी, ना कि इनफॉर्मल सेक्टर में आएंगी। अगर अब हम पढ़ते हैं कि जैसे इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि जैसे जैसे हमारा टाइम्स इंक्रीज हो रहा है इंडिया में, वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिटेरिएट हो रहा है, मतलब इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है। अगर हम देखते हैं कि बहुत ही कम जो पॉपुलेशन है हमारी वो फॉर्मल सेक्टर में है और मोस्टली पॉपुलेशन किस में डिपेंडेंट है, हमारी इनफॉर्मल सेक्टर में है। गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है, जो फॉर्मल सेक्टर में लोग एम्प्लॉयड है उनको गवर्नमेंट कुछ लेबर लॉ से प्रोटेक्ट करती है। जैसे हो गया, वो लोग अपने ट्रेड यूनियन से बना सकते हैं एंड उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलेगा, बेटर वेजेज मिलेगी, बेटर सैलरी मिलेगी। और इसीलिए हम और अनऑर्गेनाइज्ड और इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड होती हैं। सो जितनी भी पब्लिक सेक्टर इस्टेब्लिशमेंट्स हैं और कुछ प्राइवेट सेक्टर इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो अपने 10 जहाँ पे 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं और वहाँ पे सिक्योरिटी बेनिफिट्स उनको मिल रहा है, उनको क्या कहेंगे, फॉर्मल सेक्टर में। मैं सब पढ़ा चुका हूँ, सिर्फ आपका रिवीजन करा रहा हूँ। सो ऑल अदर्स, जो जितनी भी अदर्स एंटरप्राइजेज हैं, वर्कर्स हैं, उनको क्या कह दिया जाएगा, इनफॉर्मल में। जो बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही हैं वो फॉर्मल में आ गए, जो नहीं प्रोवाइड कर रही हैं वो इनफॉर्मल में आ गई। बट मेजरली कौन से लोग होंगे इनफॉर्मल सेक्टर में, जो फार्मर्स हैं, हमारे जो मिलियंस ऑफ फार्मर्स हैं वो क्या होंगे, इनफॉर्मल सेक्टर में आएंगे। एग्रीकल्चरल लेबर, क्या उनको कोई सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलती है, नहीं मिलती है। ऑनर ऑफ स्मॉल एंटरप्राइज नहीं मिलता। पीपल्स जो वर्क कर रहे हैं 2 एंटरप्राइज में और जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनको भी नहीं, और उनको भी नहीं, कोई भी, वो भी किस में है, फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर में। सो जो भी सारे इट आल्सो इंक्लूड नॉन फॉर्म कैजुअल बेस्ड जो लेबर्स होते हैं वो भी इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं, और जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं जो अपने हेड में कुछ लेके चलते हैं, उनको भी क्या, वो किस में आते हैं, वो भी इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं। सो
अब हम देखते हैं कि ज़्यादातर पॉपुलेशन किस में डिपेंडेंट है, इनफॉर्मल में, और बहुत ही कम पॉपुलेशन किस में डिपेंडेंट है, फॉर्मल में। सो डेवलपमेंट प्लानिंग में क्या है, ग्रो मोर एंड मोर वर्कर्स वुड बिकम फॉर्मल सेक्टर्स वर्कर्स एंड द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स इंगेज्ड इन द इनफॉर्मल सेक्टर वुड dwindle। इतना ज़्यादा हमारे डेवलपमेंट प्लानिंग हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो, इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कम हो, बट ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, वहीं फॉर्मल सेक्टर में कोई भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है। इसलिए हम अपनी प्लानिंग में क्या हमेशा इन्वॉल्व करते हैं कि हम फॉर्मल सेक्टर और भी ज़्यादा अपनी गवर्नमेंट क्या चाहती है, अपनी अपनी इंडस्ट्रियाँ खोलेगी, फर्म्स खोलेंगी, ताकि और सैलरी वो क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट वैकेंसियाँ निकालती है ताकि फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो पाए। इनफॉर्मल सेक्टर की तो सैलरी वैकेंसी निकालती नहीं गवर्नमेंट, फॉर्मल सेक्टर की निकालती है। सो अब हम देखते हैं कि 473 जो मिलियन वर्क फोर्स है उसमें 30% जो वर्कर्स हैं वो कहाँ के हैं, फॉर्मल सेक्टर का, और 70% 30 मिलियन वर्कर, 473 मिलियन जो वर्क फोर्स है उसमें 30 मिलियन वर्कर्स किस में डिपेंडेंट है, वो सिर्फ ओनली 30 मिलियन वर्कर्स काम कर रहे हैं फॉर्मल सेक्टर में। और वहीं हम बात करें जो 443 मिलियन से वर्कर्स हैं वो कहाँ पे डिपेंडेंट है, वो इनफॉर्मल सेक्टर में डिपेंडेंट है। सो मेजरली हम बात करें कि 6% सिर्फ पॉपुलेशन जो है हमारी किस पे डिपेंडेंट है, फॉर्मल सेक्टर में, और 94% पॉपुलेशन किस पे डिपेंडेंट है, हमारी इनफॉर्मल सेक्टर में। तो और जैसे कि 30 मिलियन में फॉर्मल सेक्टर में सिर्फ 6 मिलियन अबाउट 21% वुमेंस है, देन 30 मिलियन है, 30 मिलियन में सिर्फ 6 मिलियन वुमेंस एंड 24 मिलियन जो है वो क्या है, मैन है। 21% मीन्स टू 21%, जो ये 30 मिलियन को आप 100% ले लीजिए तो 100% में सिर्फ 21% जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, वो फॉर्मल सेक्टर में डिपेंडेंट है। सो इनफॉर्मल सेक्टर में टोटली क्या है, 69% जो मेल्स हैं, मेल्स वर्कर की अगर हम बात करें तो 69% जो मेल्स हैं वो किस पे डिपेंडेंट है, इनफॉर्मल सेक्टर में। अगर हम बात करें 1970 से बहुत सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्होंने जैसे इंक्लूडिंग इंडिया हो गया और भी अदर कंट्रीज हैं, उन्होंने अब ध्यान देने लगे हैं इनफॉर्मल सेक्टर, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर इतनी ज़्यादा जॉब जनरेट नहीं करता है, और इसलिए गवर्नमेंट भी समझ गई कि अगर इनफॉर्मल सेक्टर में लोग ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं तो इनफॉर्मल सेक्टर में कुछ सिक्योरिटी बेनिफिट्स उनको मिले, कुछ चीज़ें हों, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए, ताकि उनको, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन किस पे डिपेंडेंट है, हमारी इनफॉर्मल सेक्टर में, और फॉर्मल सेक्टर उतनी जॉब जनरेट नहीं कर पाए, तो गवर्नमेंट ने ध्यान देना स्टार्ट कर दिया इनफॉर्मल सेक्टर में। जैसे कि गवर्नमेंट ने क्योंकि वो ये जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं उनके पास ना तो कोई प्रोटेक्शन होता है, ना कोई रेगुलेशन होता है गवर्नमेंट के द्वारा, इसलिए वर्कर्स को कभी भी निकाल दिया जाता है, उनको कुछ कंपनसेशन भी नहीं दी जाती, और टेक्नोलॉजी इतनी बहुत बेकार यूज़ होती है इनफॉर्मल सेक्टर में, और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज होती है, और वहाँ पे कोई भी अकाउंट्स भी नहीं बनाए जाते हैं कि इतना आपका ये मिला, आपकी सैलरी इतनी है, आपको इतना पैसा मिलेगा, और आपको सिक्योरिटी बेनिफिट से क्या है, कोई भी अकाउंट नहीं बनाया जाता है। सो मेजरली हम क्या कहेंगे कि जो वर्कर इनफॉर्मल सेक्टर में होगा उसके क्या क्या खासियत होगी, जैसे वो लोग वहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर में कोई भी उसको प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, उसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं होगी गवर्नमेंट की, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड थिंग ये होगा कि कोई जब उसको निकाल दिया जाएगा उसको कोई भी, पहली बात तो ऐसे ही निकाल दिया जाएगा, ना उसको कंपनसेशन दिया जाएगा निकालने के टाइम पे, और थर्ड क्या है, जो टेक्नोलॉजी बहुत बेकार यूज होती है कहाँ पे, इनफॉर्मल सेक्टर में, एंड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज होती है इनफॉर्मल सेक्टर में, और वहाँ पे कोई भी अकाउंट नहीं मैनेज होते हैं कि अकाउंट में भी नहीं लिखा जाता आपकी इतनी सैलरी है उतनी सैलरी है। मेजरली हमने देखा है कि जो स्लम्स में जो स्क्वाटर्स मीन्स क्या होता है, स्क्वाटर्स आप नहीं जानते होंगे, स्क्वाटर्स का मतलब होता है वो एरिया जहाँ पे आप बिना परमिशन के रह रहे हैं, आपकी कोई ऑथराइजेशन नहीं है कि आपकी वो ज़मीन है, बट वो विदाउट परमिशन यू आर लिविंग there. So we consider this as squatters. Those people are squatters. Then जो people slums में रहते हैं या squatters में रहते हैं वो लोग भी इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं। तो गवर्नमेंट ने ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो ILO है, ILO का हेडक्वार्टर में भी जिनेवा में है, जिनेवा के, और इसके हेड कौन है, गिलबर्ट। सो ILO जो है ये एक लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये हर जगह देखती है कि लेबर्स को अच्छे वर्क कंडीशन प्रोवाइड की जाए और अच्छे से उनको इनकम प्रोवाइड की जाए। सो इसके हेल्प से गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट की गवर्नमेंट जो है हमारी इंडियन गवर्नमेंट, उसके हेल्प से
उसके साथ इंटरेक्ट करके गवर्नमेंट ने इनफॉर्मल सेक्टर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। जैसे मिनिमम वेजेज एक्ट हो गया, ये भी प्रोवाइड करने की कोशिश की है। देन अब हम देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके रिलेटिव्स क्या करते हैं, ढूंढते हैं जॉब से जाते हैं, ढूंढते हैं, या न्यूज़पेपर में हमेशा देखते रहते हैं कि क्या कोई जॉब निकली है या नई जॉब निकली है। सो अब हम देखते हैं कि NSSO नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने क्या कहा है, अनएम्प्लॉयमेंट की क्या डेफिनेशन प्रोवाइड किया है। सो इन्होंने कहा है कि जो लोग काम करना चाह रहे हैं, those peoples who are willing to work at existing wage rate but they are not getting the work, उसको क्या कहा जाएगा, उसको अनएम्प्लॉयड पीपल कहा जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा इसको। सो दोज पीपल्स हु आर विलिंग टू वर्क बट दे आर नॉट गेटिंग वर्क आल्सो एट एग्जिस्टिंग रेट, वो काम करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग रेट पे, जो पैसा मिल रहा है उस पर भी काम करना चाहते हैं, बट उनको काम ही नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे वो, उनको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा अनएम्प्लॉयड पीपल्स। अगर आप लोगों ने देखा होगा, फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव हो गए, आपके वो एप्लीकेशन देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, वो लोग काम करना चाहते हैं, प्रिवेलिंग कंडीशन जो भी कंडीशन है उसमें भी काम करना चाहते हैं, बट उनको काम नहीं मिल रहा है। और इकोनॉमिस्ट ने क्या डेफिनेशन दिया है, इकोनॉमिस्ट ने डेफिनेशन दी है अनएम्प्लॉयड पर्सन वो है जिसको इवन 1 घंटा काम भी नहीं मिल रहा है आधे दिन में, हाफ डे में उसको 1 घंटा काम भी नहीं मिल रहा है, उसको क्या कहा जाएगा, अनएम्प्लॉयड पीपल। अगर हमारे पास 3 सोर्सेज हैं जिसकी वजह से हम पता कर सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। जो रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया एक निकालता है, फर्स्ट हो गया रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, सेकंड हो गया नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस रिपोर्ट, नेशनल सैंपल सर्विस ऑफिस रिपोर्ट, NSSO। वहाँ पे सॉरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, वहाँ पे ऑफिस होगा NSSO में। तो NSSO की भी एक रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसकी आती है, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। NSSO की रिपोर्ट का क्या नाम है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। एंड थर्ड थिंग किसकी है, एनुअल रिपोर्ट ऑफ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। थर्ड क्या है, एनुअल रिपोर्ट ऑफ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। थर्ड क्या है, एनुअल रिपोर्ट ऑफ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। एंड फोर्थ क्या है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डाटा ऑफ रजिस्ट्रेशन विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एंड क्या है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डाटा ऑफ रजिस्ट्रेशन विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये हो गया। तो ये मेजरली ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पता चलता है हमारी कंट्री में। ये क्या बताती हैं, ये एक एस्टीमेट अंदाज़ा बताती हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना हो सकता है और एम्प्लॉयमेंट इतना हो सकता है। देन अब हम देखें कि इकोनॉमिस्ट काल कहते हैं, जैसे अब अनएम्प्लॉयमेंट के कितने टाइप हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में कितने प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट प्रेजेंट है। फर्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट होता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब आपको खुले खुले दिख रहा है कि वो पर्सन अनएम्प्लॉयड है। सेकेंड थिंग होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मीन्स आपको लग रहा है कि वो पर्सन एम्प्लॉयड है बट एक्चुअली वो पर्सन एम्प्लॉयड नहीं है, वो लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है, वो पर्सन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है। अब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मैं बता चुका हूँ बहुत बार इसी वीडियो में कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। मेजरली एग्रीकल्चर में होता है और भी अब इंडस्ट्री में भी होने लगा है। मेजरली क्या होता है इसमें होता है कि जैसे आपको दिख तो रहा है कि वो पर्सन वर्क कर रहा है बट एक्चुअली ही इज नॉट वर्किंग, वो एक्चुअली काम नहीं कर रहा है बट सिर्फ आपको दिख रहा है कि वो पर्सन वर्क कर रहा है बहुत एग्रीकल्चर में। बट अगर आप जैसे आप एग्जांपल लीजिए, एग्रीकल्चर एक फील्ड है, उसमें 15 लोग काम कर रहे हैं बट वहाँ पे ज़रूरत कितने की है, 10 की। अगर हम उन 5 को हटा भी दें तो प्रोडक्शन में कोई भी कमी ना आए, तो वो 5 लोग क्या थे, वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड थे। सो अब आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। और थर्ड थिंग क्या होता है, एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि जैसे एक सीजन वाइज वर्क मिलता है लोगों को, मतलब उस सीजन में वर्क मिलेगा फिर उसके बाद आपको वर्क नहीं मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि जो फार्मर्स वर्क करते हैं उनका जैसे मेजरली उनको खरीफ सीजन में काम मिल गया, रबी सीजन में उनको काम नहीं मिलता है। और जैसे कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गए उनको इसी टाइम पे जब घर वर बन रहे होंगे तभी उनको काम मिलता है और उनको काम नहीं मिलता है। मैंने आपको 3 टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट बता दिया। अब चलिए अब हम लोग बुक से पढ़ लेते हैं। सो इकोनॉमिस्ट ने 3 प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट कहा है। फर्स्ट क्या है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, अब आप एक एग्जांपल लीजिए, मीन्स 4 एकड़ एक लैंड है, वहाँ पे एक्चुअली 2 वर्कर्स की नीड है बट वहाँ पे काम कितने लोग कर रहे हैं, वहाँ पे मीन्स 10 लोग काम कर रहे हैं, तो 2 वर्कर की ज़रूरत है लेकिन 10 लोग काम कर रहे हैं। अगर उनमें से 8 को हटा भी दिया जाएगा तो कोई भी प्रोडक्शन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ये क्या कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सो बट इफ़
he employed 5 workers and his family members such a wife and children. This situation is known as disguised unemployment. मतलब कि 2 लोग की ज़रूरत है, आप ज़्यादा लोग को एम्प्लॉयड कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा. सो एक स्टडी ने बताया कि 1950 में 1950 में अबाउट 1/3 जो एग्रीकल्चर वर्कर्स था वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड था. अब हम देखते हैं कि आपने लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग माइग्रेट करते हैं रूरल एरिया से अर्बन एरिया में कुछ काम के तलाश में, और फिर वहाँ पे कुछ टाइम के लिए रहते हैं, फिर वहाँ से काम छोड़कर आ जाते हैं अपने गांव में. इसे जैसे रेनी सीजन जहाँ बिगिन हो जाता है वो लोग गांव में आ जाते हैं ताकि गांव में उनकी एग्रीकल्चर हो पाए. ये क्यों होता है कि क्योंकि इस टाइम पे वो लोग कहाँ पे काम करते हैं, एग्रीकल्चर में काम करते हैं. देयर आर नो अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द विलेजेस फॉर ऑल द मंथ्स. हर टाइम के लिए आपको विलेजेस में काम नहीं मिलता है. आपको कहाँ पे काम करना होता है, आपको हर टाइम पे काम नहीं मिलता है. फार्म्स में पीपल्स इसलिए माइग्रेट करते हैं कहाँ पे, अर्बन एरिया में, वहाँ पे जॉब देखते हैं. एंड इसी काइंड के अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. मतलब आपको हर टाइम के लिए अनएम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, सिर्फ आपको स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए अनएम्प्लॉयमेंट मिलता है. जैसे कि वर्कर है, आप ऐसा एग्जांपल भी ले सकते हैं कि एक वर्कर है, उसको एग्रीकल्चर में काम नहीं मिला, इसलिए वो काम करने के लिए वो अर्बन एरिया में गया. अर्बन एरिया में उसको थोड़े पीरियड के काम मिला, जब वो लौट कर आ गया वहाँ पे, जब एग्रीकल्चर बिगिन हो गया, एग्रीकल्चर उसको करना था, गांव में आ गया, तो इसकी वजह से क्या, उसने थोड़े टाइम के लिए कहाँ पे काम किया, अर्बन एरिया में. तो इसको इस पीरियड को क्या कहा जाएगा, सीजनल अनएम्प्लॉयड था वो पर्सन क्या था, सीजनल अनएम्प्लॉयड वर्कर था. अब हम देखते हैं कि जैसे ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत कम रही है. अनएम्प्लॉयड पीपल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्री में. इंडिया में पीपल्स कैन नॉट, और इंडिया में लोग जो हैं वो बहुत टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकते हैं क्योंकि उनको इकोनॉमिक कंडीशन ही नहीं अलाउ करती है, क्योंकि उनके पास इतने ज़्यादा रिसोर्स नहीं है, उनके पास इतना ज़्यादा इनहेरिटेंस नहीं है कि वो अपनी कंडीशन को सस्टेनेबल रूप से चला पाएँ. अगर उनको काम मिल भी नहीं रहा है तो भी वो ऐसे ही चल रहे हैं. इसलिए वो लोग हमेशा जॉब की तलाश में भागते रहते हैं, और या किसी बेकार जगह पे काम करने लगते हैं, या तो कोई डेंजरस काम करने लगते हैं, अनक्लीन अनहेल्दी सराउंडिंग हर जगह काम करने लगते हैं, क्योंकि उनके पास इनकी इकोनॉमिक कंडीशन ही नहीं उनको कहती है कि आप अपना कुछ समय के लिए रुको, अपना काम फाइंड करो, फिर आप वर्क करो. उनको इतना वो जल्दी रहती है कि उनको डेंजरस वर्क भी वो करने लगते हैं, गलत राह में निकल जाते हैं, जैसे क्रिमिनल बन जाते हैं. अब हम देखते हैं कि जैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स ने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लिया है जनरेट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए, और ताकि लोगों को क्या हो पाए, इनकम मिल पाए. और वो जो वेरियस तरीक़ों से, बहुत सारे तरीक़ों से गवर्नमेंट ने हेल्प किया. अब हम देखते हैं गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट किया. फर्स्ट थिंग क्या है, अपनी स्कीम्स जनरेट करके. आप स्कीम फर्स्ट, हम 3 चीज़ें बताएंगे. हमने देखिए सारे क्वेश्चन आपको यहीं पे बता दिए. गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ने 3 तरीक़ों से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है. फर्स्ट थिंग अपनी स्कीम से. स्कीम में आप किसका नाम लिख सकते हैं, स्कीम में आप लिख सकते हैं मनरेगा का, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005. ये कब का एक्ट है, 2005 का एक्ट है. ये जब एक्ट था तब इसका नाम क्या था, तब महात्मा गांधी नहीं था, नरेगा नाम था तब, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था. और ये कब लागू हुआ है, 2 फरवरी 2006 से ये लागू हुआ है, वर्क में करने में आया है. ये एक्ट था 2005 का, 2 फरवरी 2006 से ये काम में आया है. फिर ये 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट कर दिया गया था, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट सॉरी. देन इसमें क्या प्रॉमिस होता है, इसमें प्रॉमिस होता है कि आपको 100 डे के लिए वर्क मिलेगा ही मिलेगा. और जो रूरल हाउस होल्ड हैं जिनके पास स्किल्स नहीं हो, जो मैनुअल वर्क करते हैं, उनके लिए 100 डे के लिए वर्कर करेगा. ये स्कीम से वन ऑफ द मैनी मेजर्स है, बहुत सारे मेजर्स में स्कीम जनरेट करना है. कौन सा मेजर है, एक मेजर है गवर्नमेंट का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए इन रूरल एरिया. और भी स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने प्लान किया है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है जनरेट करने में एम्प्लॉयमेंट. देन हम देखते हैं कि जैसे 2 टाइप के और क्या हो गए, और एफर्ट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करती है. एक डायरेक्ट एफर्ट नाम दिया गया है, एक इनडायरेक्ट एफर्ट नाम दिया गया है. कि गवर्नमेंट पहले तो स्कीम्स के द्वारा लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है. सेकंड एंड थर्ड थिंग है कि जैसे सेकंड थिंग हो गया कि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, एंड थर्ड थिंग हो गया कि गवर्नमेंट इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है. अब हम पढ़ेंगे कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली में डिफरेंस क्या है. फर्स्ट थिंग है कि गवर्नमेंट पीपल्स को डायरेक्टली अपने अंडर काम करवाती है,
जैसे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज़ के लिए, जैसे उसको गवर्नमेंट को पूरे एडमिनिस्ट्रेशन कराना है तो उसके लिए कुछ ऑफिसर चाहिए, तो वो डायरेक्टली जनरेट करती है, वैकेंसी निकालती है डायरेक्टली, तो ये डायरेक्ट हो गया। और अपनी पब्लिक फर्म्स खोलती है, जैसे इंडस्ट्रियाँ खोलती है, वहाँ पे लोग काम करते हैं, इसकी वजह से क्या है, ये हो गया डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्टली लोग इसमें एम्प्लॉयड हो जाते हैं। देन प्राइवेट इंटरप्राइज विच रिसीव नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज इट्स आउटपुट। अब सेकेंड थिंग है कि इनडायरेक्टली कैसे प्रोवाइड करती है। अब देखिए, आप एग्जांपल लीजिए, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट की कुछ पब्लिक फर्म्स होती हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट, चलिए गवर्नमेंट की एक पब्लिक फर्म है, वो उसका जो वो चीज़ प्रोड्यूस करती है, वो रॉ मटेरियल अदर्स जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो अपने यहाँ पे यूज करती हैं और उससे एक फिनिश्ड गुड्स बनाती हैं। अब गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट अगर अपना जो रॉ मटेरियल का प्रोड्यूस है, जो अपनी फर्म्स में रॉ मटेरियल का प्रोड्यूस इंक्रीज करती है, डायरेक्ट हो जाएगा। अगर इंक्रीज करेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो एम्प्लॉयमेंट वो क्या डायरेक्टली प्रोवाइड कर रही है लोगों को। और वहीं अगर वो रॉ मटेरियल इंक्रीज कर रहा है, तो जो प्राइवेट फर्म्स उसका रॉ मटेरियल यूज करती थी, अब वो ज़्यादा रॉ मटेरियल को यूज करेंगी और ज़्यादा अपना गुड्स प्रोड्यूस करेंगी, ज़्यादा फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस करेंगी ना। सो इसकी वजह से क्या होगा, गवर्नमेंट अब लोगों, वो जो प्राइवेट फर्म्स होंगी वो कैसे अपना प्रोड्यूस को इंक्रीज करेंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके लोगों को एम्प्लॉयड करेंगी, तभी तो जनरेट करेंगी। क्या वो जो ऑनर होगा वो अपने मन से सब काम कर डालेगा और जितने लोग हैं क्या उन्हीं से काम करा लेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक पर्सन की कैपेसिटी सिर्फ उतनी होती है जितना वो काम कर सकता है। एक समझो कि एक लेबर है का, उससे आप 8 घंटे तो काम कराओगे, कब 20 घंटे उससे करा लोगे का, वो सोएगा खाएगा कब? सो आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट ही करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, सेकेंड थिंग हो गया आपका इनडायरेक्ट। हमने दोनों पढ़ लिया, डायरेक्ट भी पढ़ लिया और इनडायरेक्ट भी पढ़ लिया। डायरेक्ट में क्या है, गवर्नमेंट डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है अपनी फर्म से खोल के वैकेंसियाँ प्रोवाइड करके लोगों को। और सेकेंड थिंग क्या है, सेकेंड थिंग है इनडायरेक्ट, मतलब गवर्नमेंट अपने रॉ मटेरियल इंक्रीज कर देगी, जिसकी वजह से प्राइवेट फर्म अपने फिनिश्ड गुड्स को इंक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा फिनिश्ड गुड्स को इंक्रीज करने के लिए। देन अब हम देखते हैं कि जैसे प्राइवेट, अब एग्जांपल जैसे कि गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट अपना स्टील का प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगी, इसकी वजह से और भी जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो लोग अपना प्रोडक्शन और भी जो स्टील से के जो गुड्स फिनिश्ड गुड्स हैं वो बनाना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो दो मेथड हैं, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। अब मैनी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड एम्ड, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स भी चलाए हैं कि पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, और उन्हीं प्रोग्राम्स को क्या कहा गया है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अब पावर्टी कैसे डिक्रीज होगी, सॉरी इंक्रीज नहीं डिक्रीज, पावर्टी को डिक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा प्रोग्राम चलाए हैं, और इन्हीं प्रोग्राम को क्या कहा गया है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के द्वारा पावर्टी को डिक्रीज करने की कोशिश की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। देन अब हम देखते हैं कि जैसे प्राइमरी हेल्थ भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है, ड्रिंकिंग वाटर भी अच्छा प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करती है, लोगों को असिस्ट भी करती है, हेल्प भी करती है कि वो इनकी इनकम बढ़े, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। देन कम्युनिटी एसेट भी डेवलपमेंट करती है, वेज भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड सैनिटेशन असिस्टेंस फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज, लेइंग ऑफ रूरल रोड्स, डेवलपमेंट ऑफ वेस्टलैंड। आपकी क्या रोड, आप गवर्नमेंट ही तो बनाती है, क्या आप बनवाते हैं? रोड्स तो गवर्नमेंट ही बनवाती है ना। तो ये सारे वर्क हैं, गवर्नमेंट क्या क्या वर्क परफॉर्म करती है लोगों के लिए। सो अब हम देखते हैं कंक्लूजन। न्यूली एमर्ज जॉब्स आर फाउंडली मोस्टली इन सर्विस सेक्टर। मोस्टली अब हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जॉब्स कौन सा सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है हमारे लोगों को, सर्विस सेक्टर। एक्सपेंशन ऑफ द सर्विस सेक्टर एंड एडवेंट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी नाउ फ्रिक्वेंटली परमिट अ हाईली कम्पिटिटिव एग्जिस्टेंस फॉर एफिशिएंट स्मॉल स्केल एंड ऑफन इंडिविजुअल एंटरप्राइज और स्पेशलिस्ट वर्कर साइड बाई साइड विद द मल्टीनेशनल आउटसोर्सिंग ऑफ वर्क इज बिकमिंग अ कॉमन प्रैक्टिस। हमारे यहाँ पे आउटसोर्सिंग बहुत ज़्यादा चल रहा है, और जैसे कि ये एक्सपेंशन हो रहा है सर्विस सेक्टर का और हाई टेक्नोलॉजी आ रही है, जिसकी वजह से एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट भी क्रिएट होता है। जो स्मॉल फर्म्स हैं और हमारे इंडिविजुअल फर्म्स हैं जो अभी सिर्फ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, उनके भी, और जो फर्म्स नई आ रहे हैं वो जो अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही हैं, उसकी वजह से क्या है, एक बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट भी क्रिएट हो रहा है। और कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होने के साथ साथ क्या हो रहा है कि जो आउटसोर्सिंग भी बढ़ रहा है, मतलब अदर कंट्रीज हमको अपना वर्क सौंप दे रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्किल्ड लेबर एंड और उसके साथ साथ कम पैसे में भी लेबर काम कर देती है। देन अब हम देख रहे हैं कि जो बिग फर्म्स हैं उनको प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कस्टमर सर्विसेज एंड हैंड ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बेसमेंट जॉब टू वेरी स्मॉल
इंटरप्राइज और स्पेशलिस्ट इंडिविजुअल समटाइम्स सिचुएटेड इवन इन अदर कंट्रीज। वही हमने बताया कि आउटसोर्सिंग कर देते हैं कि जो उनके यहाँ पे काम नहीं है, जो काम हो सकता है बट वो काम दूसरी कंट्रीज में कर देते हैं। इसकी वजह से आउटसोर्सिंग की वजह से सर्विस सेक्टर, अब देखिए सर्विस सेक्टर क्यों जनरेट कर रहा है, सर्विस सेक्टर जो है सर्विस सेक्टर इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्यों जनरेट कर रहा है। फर्स्ट थिंग है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग अदर कंट्री जो है हमारे यहाँ पे आउटसोर्सिंग कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। और सेकंड थिंग ये क्या है कि जैसे कि कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी जो मल्टी नेशनल कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज वो अपना काम छोटी छोटी जो कंपनीज हैं उनको सौंप देती हैं ताकि उनका काम वो लोग कर दें। इसकी वजह से क्या वो सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं उनको, वो जो छोटी छोटी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज हैं उनको क्या कर रही हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। इसलिए क्या है सर्विस सेक्टर इस तरह भी जनरेट करता है आपका एम्प्लॉयमेंट। ट्रेडिशनल नोशन ऑफ मॉडर्न फैक्ट्री और ऑफिस रिजल्ट अल्टरिंग मैनर फॉर मैनी। अब तो होम्स में भी आप जो काम से फैक्ट्रीज में करते थे वो आप घर में भी कर सकते हैं, ये इसमें कहा गया। ऑल ऑफ दिस चेंज हैज़ नॉट गोन इन फेवर फॉर द इंडिविजुअल वर्कर। द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम मोर इनफॉर्मल। मतलब कि आप एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट कर रहे हो ये जो, बट ऐसा वर्क नहीं, आपको काम जो कर रहे हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में ही ज़्यादातर जनरेशन हो रहा है। जैसे सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट सर्विस सेक्टर में बढ़ रहा है बट वो क्या इनफॉर्मली बढ़ रहा है ना कि फॉर्मली बढ़ रहा है। एंड अब हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कम उनको सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलता ही नहीं, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है जहाँ पे सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलता। लास्ट डिकेट्स में हमने देखा है कि जीडीपी हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है लेकिन हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है। सो इसलिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कुछ रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की। सो वी हैड कंप्लीटेड our this chapter, our 7th chapter of our Indian economics books. So I want to say, if you are liking my video, if you are liking my explanation, so please like my all videos and see all my I had also taught political science chapters of Indian politics books, so you can also watch if you are a humanities students, because commerce students also study economics, so they can also study so I am just requesting all of the students, if you are liking my videos, so please subscribe my channel. Thank you.